नमस्कार, DTN न्यूज़ प्रतिदिन में आप सबों का स्वागत है। हम हाजिर हैं समाचारों के साथ। पहले मुख्य समाचार। नामांकन के आखिरी दिन 6 नामांकन, अब तक उम्मीदवारों की संख्या हुई 17, अधिकतम 15 उम्मीदवार और एक नोटा को ही जगह मिलती है एक ईवीएम में। संवीक्षा में एक से अधिक रद्द नहीं हुआ या एक से अधिक नामांकन वापसी नहीं हुई तो दरभंगा संसदीय क्षेत्र में 2 ईवीएम से होंगे चुनाव। जूनियर डॉक्टरों की हड़ताल से दूसरे दिन भी हलकाल रहा दरभंगा मेडिकल कॉलेज अस्पताल, मरीज रहे परेशान। और तार पर मिथिला पेंटिंग मन मोह रहा है लोगों का, मतदाता जागरूकता में बन रहा है सहायक। और अब समाचार विस्तार के साथ। नामांकन के आखिरी दिन दरभंगा संसदीय लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र में उम्मीदवारों की संख्या हो गई है 17। अगर संवीक्षा में सभी का नामांकन सही रहा या केवल एक ही का रद्द हुआ या वापसी के दिन एक ही अधिकतम ने नामांकन वापस लिया तब भी ईवीएम 2 लगेंगे। यानी इस बार का लोकसभा चुनाव ऐसी परिस्थिति में 2 ईवीएम से हो सकता है, क्योंकि एक में अधिकतम 15 उम्मीदवार और एक नोटा को जगह मिला जिसमें 16 ही संख्या होती है। दरभंगा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के नामांकन की प्रक्रिया मंगलवार को समाप्त हुई और 2 अप्रैल से प्रारंभ नामांकन प्रक्रिया में कुल 17 उम्मीदवारों ने नामजदगी के पर्चे भरे। इसमें 3 राष्ट्रीय अधिकृत पार्टी है। एक भारतीय जनता पार्टी के गोपाल जी ठाकुर ने नामांकन दाखिल किया, दूसरे राष्ट्रीय जनता दल के अब्दुल बारी सिद्दीकी ने नामांकन दाखिल किया तथा तीसरे बहुजन समाज पार्टी की ओर से मोहम्मद मुख्तार ने नामांकन दाखिल किया। इसके अलावा 6 उम्मीदवार निर्दलीय रूप से हैं और 17 में से 3 और 6 को हटा दे तो 8 पार्टी है जो निबंधित राजनीतिक दल है। मिथिलांचल मुक्ति मोर्चा के सरोज कुमार चौधरी, राष्ट्रीय उलामा काउंसिल पार्टी के अब्दुल अजीज, गरीब जन क्रांति पार्टी के पंकज कुमार सिंह, राष्ट्रीय जन संभावना पार्टी के चंदन साफी, युवा क्रांतिकारी पार्टी के इश्तियाक अहमद, पूर्वांचल जनता पार्टी के संजीव कुमार झा, जनहित किसान पार्टी की अंजू देवी और अखिल भारतीय फॉरवर्ड ब्लॉक के लाल बाबू महतो है। इसके अलावा सियाराम सिंह निर्दलीय रूप से, अमरजी पासवान निर्दलीय, दीपा कुमारी निर्दलीय, संगुनी राय निर्दलीय, संजय पासवान निर्दलीय, ये उम्मीदवार हैं। इस तरह उम्मीदवारों की संख्या 17 हो गई है। अब अगर संवीक्षा में अधिकतम एक ही अनाधिकृत होते हैं या उनका नामांकन रद्द होता है तो ऐसी परिस्थिति में कुल 16 उम्मीदवार मैदान में रह जाएंगे। एक नोटा को जगह देना है। ईवीएम में जगह 16 होता है, अर्थात 2 ईवीएम का उपयोग होगा। लेकिन इसके बाद भी संभावना रहती है, अगर एक हो या नहीं भी हो तो नाम वापसी की तारीख 12 तारीख है और उसमें उम्मीदवार अगर इसमें से 2 उम्मीदवारों ने नामांकन वापस ले लिया तब 15 उम्मीदवार रहेंगे और एक नोटा को लगाकर उम्मीदवारों की संख्या नोटा को अगर जोड़ दे तो 15 + 1 यानी एक ईवीएम से ही काम चल जाएगा। लेकिन अगर किसी की संवीक्षा में पर्चा रद्द नहीं होता है और अधिकतम एक उम्मीदवार या नहीं भी कोई अपना नाम वापस लेते हैं, ऐसे में दरभंगा संसदीय क्षेत्र के मतदाताओं को 2 ईवीएम का प्रयोग करना होगा, यानी 15 उम्मीदवार और एक नोटा को जगह देना है। अब तो संवीक्षा के दिन पता चलेगा कि 17 में से कितने की उम्मीदवारी सही है और उसके बाद 2 दिन इंतजार करना होगा कि किसी ने नाम वापस लिया या नहीं लिया। लोकसभा चुनाव में उम्मीदवारों की संख्या काफी अरसे के बाद इतनी बढ़ी है। लोकसभा चुनाव में उम्मीदवारी इतनी नहीं होती थी जहां तक दरभंगा संसदीय क्षेत्र की बात करें, लेकिन इस बार 16 से ऊपर आंकड़ा पहुंच गया है दरभंगा संसदीय क्षेत्र में। जब से ईवीएम पर मतदान होना शुरू हुआ है दरभंगा संसदीय क्षेत्र में कभी भी 2 ईवीएम नहीं लगा है। अब देखना है कि इसका रिकॉर्ड टूटता है या पूर्ववर्ती 1 ईवीएम से ही काम चल जाता है। क्या जीतने के बाद जन कल्याण में आपका क्या प्राथमिकता रहेगा? युवाओं का हक, महिलाओं का हक। कहाँ घर पड़ता है? परसा।
थाना थाना हथौड़ी किस प्रखंड के अंतर्गत था? शिवाजी नगर प्रखंड के अंतर्गत रहते हैं और समस्तीपुर जिला। क्या सेट में नॉमिनेशन किया? कैसे मतलब? क्या प्रतिलिपि में नॉमिनेशन किया? एडवोकेट ने। पहली बार आपने राजनीति में कदम रखा है, इससे पहले भी थे? इससे पहले पंचायत चुनाव में। पंचायत चुनाव क्या उम्मीद कर रहे हैं अपने समर्थकों से, क्या रोल रहेगा इस चुनाव में आपका? रोल तो अभी तक जैसे समर्थक सब कर रहे हैं, अच्छा ही बोल रहे हैं, जो आपको सफलता मिलेगी, हम लोग आपके साथ हैं। कहाँ के लिए नॉमिनेशन किए हैं? दरभंगा के लिए। चुनावी मुद्दा क्या है आपका? चुनावी मुद्दा क्या है? किस मनीगाछी। पहली बार राजनीति में आए हैं आप? नहीं, मैं 95-93 से चुनाव कैंपेन करती हूँ, कुछ न कुछ किसी पंचायत स्तर से लेकर लोकसभा तक आई। पंचायत लेवल से मैं समिति वार्ड मेंबर से लोकसभा। पिछले बार भी बहुत अच्छा। आम जनों का कितना आप लोग का आपका समर्थन है? मेरे 70-75% वोटर सब कहते हैं जो हम आपको जिताएंगे, और मेरा हौसला है जो जनता जिताएंगे तो मैं हाउस में जाकर के मैं ईमानदारी के साथ जनता का काम करूंगी। आज़ादी के बाद वो मिला नहीं है। हम भी उस जाति में से अति पिछड़ा के एक भाग हैं, अमात जात। और अमात जात पूरे देश में अभी शून्यता पर है। उसके लिए कोई पता नहीं है अभी तक आज़ादी देश का मिला, आज़ाद में हम हैं, लेकिन आज़ाद का जो भागीदारी राजनीतिक हिस्सेदारी मिलना चाहिए वो कहीं किसी सदन में मेरा आदमी नहीं, न तो लोकसभा, न विधानसभा, न विधान परिषद, न किसी। क्या नाम हुआ? संजय पासवान। कितना सेट में पर्चा दाखिल किए हैं और क्या है चुनावी मुद्दा आपका? मुद्दा बताओ। एक सेट में दाखिल किए हैं और चुनावी मुद्दा है हमारा अमुक मुद्दा जल संकट। नामांकन के आखिरी दिन कुल 6 प्रत्याशियों ने दाखिल किया नामांकन। इससे उम्मीदवारों की संख्या हो गई है 17। सरफराज आलम, BTN न्यूज। मौसम का मिजाज लगातार बदला और ऐसा बदला कि मंगलवार को दिन में आई आंधी, तूफान और ओले पड़ने से फसलों की क्षति हुई। कई मकानों के छप्पर उड़ गए, जानवर मर गए, कई घायल हो गए। सड़कों पर जलजमाव की स्थिति और सबसे ज्यादा नुकसान फसलों को पहुंचा है। गेहूं के फसल हो या आम के टिकोले, और लगातार कई घरों को भी नुकसान पहुंचा है। लगातार 2-3 दिन से बारिश हो रही थी, लेकिन आज की मंगलवार की जो आंधी बारिश थी वह काफी खतरनाक थी। पानी के लिए तरस रहा दरभंगा, लेकिन मौसम ने इतना पानी दिया कि पूरा शहर बजबजा गया। और बात करें गर्मी की तो उस पर भी ठंडक पड़ी। पूरा बर्फ मुफ्त में मिला। साथ साथ ओलावृष्टि से खेतों को क्षति पहुंची, फसलों को क्षति पहुंची, आम के मंजरों को क्षति पहुंची, और कई जगह तो आंधी में घर के छप्पर तक उड़ गए, कई घायल हो गए, जानवरों की भी मौत हो गई। मंगलवार को दिन में आई आंधी ने कहर बरपा दिया और लगातार शहर से लेकर गांव तक चारों ओर ओलावृष्टि और भीषण आंधी के चपेट में कई आए। 15 मिनट की आंधी और ओलावृष्टि ने तबाह कर दिया। यूं तो 2 से 3 दिन पहले भी ओलावृष्टि हुई, लेकिन इतनी तेज आंधी नहीं थी। अप्रैल माह में आंधी तो आती है, लेकिन गेहूं कटनी से पूर्व आई इस ओलावृष्टि ने फसल को काफी क्षति पहुंचाई। ये आज मेरा इतना उम्र हुआ है, आज तक ऐसा विनाशकारी तूफान आंधी नहीं देखे थे। आज का जो लगभग 10-10 बजे जो ये तूफान विनाशकारी तूफान जो आई थी, हम खुद स्कूल में फंसे हुए थे। हमने जो देखा वहाँ पर बच्चे सब फंसा हुआ था, और जो पत्थर के साथ पानी और बहुत जोरदार तूफान हुआ है, जिसमें पीरी पंचायत एवं तमाम बहादुरपुर प्रखंड के अंतर्गत बाजितपुर हो या धोई हो, ये सब होते हुए पीरी पंचायत के भी कई गांव, पूरे पंचायत जो है इस विनाशकारी तूफान से प्रभावित हुआ है। कई जानवरों की भी मौत हो गई और कई घायल होकर इलाज करवा रहे हैं।
फसल की क्षति का अनुमान अभी लगाना मुश्किल है, लेकिन खड़े गेहूं के बाली के दाने पत्थर की मार से जमीन में धराशायी हुए। इससे इनकार नहीं किया जा सकता कि किसानों को भारी क्षति का सामना करना पड़ा। जूनियर डॉक्टरों की हड़ताल दूसरे दिन भी जारी रही। दरभंगा मेडिकल कॉलेज अस्पताल में डॉक्टरों ने अपनी मांगों के समर्थन में लगातार हड़ताल जारी रखा। 1 घंटे के लिए हालांकि इमरजेंसी सेवा बहाल हुई, लेकिन अंततः कई मरीजों को इलाज के बिना ही लौटना पड़ा। दरभंगा मेडिकल कॉलेज अस्पताल के जूनियर डॉक्टर 8 अप्रैल से ही हड़ताल पर चले गए। कई मांगों को लेकर वे अनिश्चितकालीन हड़ताल पर गए और 9 तारीख को यह सिलसिला जारी रहा। मरीजों का तांता लगा रहा। 8 तारीख को उन्होंने अपने हड़ताल के समर्थन में नारेबाजी की, सड़क को तक जाम कर दिया। काफी समझाने के बाद मरीज परिवार के लोग माने तथा रोड जाम को खत्म किया। सोमवार की देर शाम तक जूनियर डॉक्टर अपने हड़ताल पर डटे रहे और मंगलवार को भी यह सिलसिला चला। हमारी मांगे पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो। सरकार की मनमानी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। सरकार की मनमानी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। एम्स नहीं देंगे, नहीं देंगे, नहीं देंगे। हमारी मांगे पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो। पीसीसी बोर्ड हाय हाय, हाय हाय, हाय हाय। हेल्थ सेक्रेटरी हाय हाय, हाय हाय, हाय हाय। समेत बिहार के सारे प्राइवेट और गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज का पीजी और यूजी का कंबाइंड स्ट्राइक चल रहा है। हड़ताल किए स्टार्ट किए हुए 24 घंटे से ऊपर हो गए हैं, लेकिन अभी तक कोई आश्वासन हमें नहीं दिया गया, ना ही कोई ठोस कदम लिया गया है। अभी तक हमारी 4 मांगों में से एक भी मांग पूरा नहीं किया गया है। कल हेल्थ सेक्रेटरी वहाँ पे एनएमसीएच में आए थे, लेकिन उन्होंने हम लोगों से बातचीत करने से भी इनकार कर दिया। ऊपर से उन्होंने एक ऐसा ही बेफिजुल स्टेटमेंट दिया है कि एम्स वालों का बिहार में सीट लेना बिल्कुल जायज़ है, जो कि बिहार के अलावा भारत के किसी भी राज्य में सेंट्रल इंस्टीट्यूट के स्टूडेंट्स को स्टेट कोटा के थ्रू सीट नहीं दिया जाता है। इसलिए हम लोग हड़ताल अभी जारी रहेगा। जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होगी, सारी सेवाएं ठप रहेगी। दिन है, हेल्थ सेक्रेटरी बिहार सरकार कोई इस पर कदम नहीं ले रहा है। ठीक है, पब्लिक पूरा परेशान है, पूरी मेडिकल सेवाएं ठप है। इसके लिए केवल और केवल सरकार जिम्मेदार है। जूनियर डॉक्टरों की हड़ताल से मरीज रहे हलकान, काफी रहे परेशानी में, लेकिन जूनियर डॉक्टर अपनी मांग पर अड़े हुए कि जब तक मांगे पूरी नहीं होगी हड़ताल रहेगा जारी। सरफराज आलम, BTN न्यूज। छतवन से आया हूँ, मेरा घर छतवन है जी। आज जो है मेरा टांगा करने का डेट था, पर आज जो है ना यहाँ देख रहे हैं हड़ताल है। अब टांगा का क्या होगा? ऐसा है, हमारे मरीज को बड़ा ऑपरेशन है, कल होने वाला था, लेकिन सुई सारा चीज लग गया, नशा उसा सारा चीज पड़ गया। यहाँ ये धूम मचा दिया तो नहीं हुआ ऑपरेशन। ब्रेक के बाद एक बार पुनः आप सबों का स्वागत है। हम बढ़ते हैं आगे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक नजर मुख्य समाचार। नामांकन के आखिरी दिन 6 नामांकन। अब तक उम्मीदवारों की संख्या हुई 17। अधिकतम 15 उम्मीदवार और 1 नोटा को ही जगह मिलती है एक ईवीएम में। संवीक्षा में 1 से अधिक रद्द नहीं हुआ या 1 से अधिक नामांकन वापसी नहीं हुई तो दरभंगा संसदीय क्षेत्र में 2 ईवीएम से होंगे चुनाव। जूनियर डॉक्टरों की हड़ताल से दूसरे दिन भी हलकाल रहा दरभंगा मेडिकल कॉलेज अस्पताल। मरीज रहे परेशान और तार पर मिथिला पेंटिंग मन मोह रहा है लोगों का। मतदाता जागरूकता में बन रहा है सहायक। समाहरणालय का दीवार कभी वीराना पड़ा रहता था, लोग कहीं पर थूक देते थे, गंदगी फैलाते थे, लेकिन मिथिला पेंटिंग के माध्यम से जो इसे सजाया गया है वह वाकई ही लोगों का मन मोह लेता है। लोगों की निगाहें उधर चली जाती है और मुंह से वाह निकल पड़ता है। इसके माध्यम से एक मैसेज भी दिया जा रहा है, मिथिला पेंटिंग बनाकर लोगों को संदेश दिया जा रहा है कि मतदान कैसे करें, मतदान में भाग लें, इसका प्रतिशत बढ़ाएं। जो लोग महत्व नहीं समझते थे मतदान का या मिथिला पेंटिंग का, वो एक क्षण के लिए रुक कर देखते तो जरूर है और उम्मीद है कि वोट प्रतिशत बढ़ाने में यह मिथिला पेंटिंग भी सहायक। समाहरणालय का दीवार कभी वीरान पड़ा रहता था, लोग कहीं पर थूक देते थे, गंदा कर देते थे, लेकिन मिथिला पेंटिंग के माध्यम से जो सजाया गया है, संवारा गया है और वोट प्रतिशत बढ़ाने के लिए मैसेज संदेश लोगों तक पहुंचाने की अपील की गई है, वह सराहनीय है।
मिथिला पेंटिंग बनाकर पेंटिंग के द्वारा यह बताया गया है कि मतदान कैसे किया जाए। जब सड़क से लोग चलते हैं तो उन्हें यह दिखाई देता है। लोग इसके महत्व को नहीं समझते थे, लेकिन दीवारों पर बने मिथिला पेंटिंग के माध्यम से उसे समझने लगे हैं। हर किसी को मतदान करना चाहिए। जो मतदान के दिन जो भी काम कर रहे हैं वह काम भी जरूरी है, लेकिन मतदान भी जरूरी है। 5 साल में एक बार अपने मत का अधिकार होता है। मिथिला पेंटिंग देखकर बहुत ही खुश हुआ और लोग भी वह सेल्फी पॉइंट भी बन गया। मतदान के साथ साथ सेल्फी पॉइंट और मिथिला की पहचान, लोक कला की पहचान मिथिला पेंटिंग से दीवारों को भी सजाया और संवारा जा रहा है। समाहरणालय का दीवार जो है कभी वीरान पड़ा रहता था। यहाँ पे लोग कभी थूक देते थे, कभी कुछ करते थे, लेकिन मिथिला पेंटिंग के माध्यम से खूब अच्छे से सजाया गया है और एक मैसेज भी दिया गया है। उसमें चित्र अलग अलग तरीके से बना करके, क्योंकि अभी जो है इलेक्शन का समय है और उसमें मतदान कैसे किया जाए, लोग यहाँ से रोड से जब चलते हैं तो उनको दिखाई देता है। जो लोग नहीं समझते थे वो लोग अब मिथिला पेंटिंग के चित्र के द्वारा वो समझते हैं। मतदान जागरूकता का बहुत अच्छा प्रचार हो रहा है। इससे लोगों को बहुत फायदा होगा और मतदान के लिए लोग जागरूक होंगे। और जो मतदान के विषय में नहीं जानते हैं या फिर बहुत ज़्यादा दूर दराज गांव में लोग नहीं जानते हैं, उनके लिए भी बहुत अच्छी चीज़ है, पहल है। लोग वोट देंगे, अपना प्रतिनिधि को चुनेंगे, ऐसे देश को हमारा और समाज का विकास भी बहुत ही अच्छा होगा। कुछ मतदान पर जोर करके बहुत अच्छा प्रयास किया जा रहा है। सरकार भी इसे सराहनीय प्रयास मान रही है। जागरूकता बहुत अच्छा हो सके, इस पेंटिंग के माध्यम से एक पब्लिक को भी दिखाया गया है कि जो अपने मतदान का प्रयोग कर रहे हैं उसे देख करके लोगों के अंदर जागरूकता फैलेगी। ये चुनाव के लिए नया है मतदान केंद्र, वो वोट के लिए आदमी लोग सीखेंगे कि हाँ अपने मन से हम चुनाव दे सकते, वोट दे सकते हैं। तुमको किस तरह का फील हो रहा है जब नया? हाँ हमको अच्छा फील हो रहा है कि हाँ ऐसा डिजाइन पहली बार मिला है करने के लिए वोट पे, तो इसीलिए अच्छा लगता है कि हाँ हम कर रहे हैं। चुनाव के लिए बनाया है मतदान केंद्र। वोट के लिए आदमी लोग सीखेंगे कि अपने मत और वोट को कैसे प्रयोग करें, चुनाव किस तरीके से किया जाए। यह एक अच्छा फील है। ऐसा काम पहली बार मिला है, वोट पर करने के लिए अच्छा लग रहा है। लोगों को देखकर लगता है कि हम भी कर सकते हैं और उन्हें अच्छा लगता है। लोग भी इस चीज को देखते हैं। कर रहे हैं, क्या नया कर रहे हैं यहाँ, क्या दिखा रहे हैं मिथिला पेंटिंग में? मिथिला पेंटिंग के बारे में तो प्रसिद्ध है, जो सबको जानकारी है, लेकिन मिथिला पेंटिंग के माध्यम से हम मतदान केंद्र जो नहीं पढ़ी लिखी महिला हो, चित्र के द्वारा उसको जागरूक हो, एक भी कोई छूटे नहीं, देख के और ज़्यादा आगे बढ़े जो अपने सरकार को चुनने के लिए। बस यही मेरा आदर्श है दिखाने का। सरकारी दीवारों पर मिथिला पेंटिंग के माध्यम से चुनाव में लोगों से मतदान करने की अपील की जा रही है। कलाकार दीवार पर तरह तरह के पेंटिंग कर लोगों को चुनाव में जरूर मतदान करने के लिए सिर्फ जागरूक कर रहे हैं, बल्कि दीवारें भी पेंटिंग के कारण खूबसूरत दिखने लगी है। दर्जनों महिला पुरुष अपनी कला का बखूबी हुनर पेंटिंग पर दिखा रहे हैं। आम लोग भी इनकी कला को देखकर मंत्र मुग्ध हो रहे हैं और वोट करने वाले पेंटिंग को देख कलाकार के मुरीद भी हो रहे। सड़क से गुजरते लोग पेंटिंग के माध्यम से अपनी सेल्फी भी लेते देख रहे जा रहे हैं। साथ ही कलाकार की तारीफ करते हुए इसे अद्भुत कला तक की संज्ञा देते हैं। कलाकारों के इस कदम को सराहनीय कदम बताया गया है। इधर दीवारों पर पेंटिंग करने वाले कलाकारों को न सिर्फ अपने कला को अलग अंदाज में परोसने का मौका मिलने से उत्साहित हैं, बल्कि उन्हें उम्मीद है कि उनकी मेहनत रंग लाएगी और इस प्रयास से वैसे लोग को जरूर फायदा मिलेगा जो पढ़ नहीं सकते लेकिन तस्वीर देखकर समझ सकते हैं। कलाकारों को पूरा विश्वास है कि उनके इस प्रयास से इस बार चुनाव में वोट प्रतिशत में जरूर इजाफा होगा। ये है कि इसमें जो है मतदान जागरूकता का बहुत अच्छा प्रचार हो रहा है
और इससे लोगों को बहुत फ़ायदा होगा और मतदान के लिए लोग जागरूक होंगे। और जो मतदान के विषय में नहीं जानते हैं या फिर मतदान बहुत सारा दूर दराज गाँव में नहीं जानते हैं, उनके लिए बहुत अच्छा चीज़ है कि लोग वोट देंगे, अपना प्रतिनिधि को चुनेंगे। महागठबंधन से राजद प्रत्याशी अब्दुल बारी सिद्दीकी के समर्थन में उतरा भाकपा माले, कहा कि पूरे देश से भाजपा को हटाना है। जहां कम्युनिस्ट के उम्मीदवार भाकपा माले के उम्मीदवार नहीं है, वहां महागठबंधन के प्रत्याशी को जिताना है। दरभंगा में भी अब्दुल बारी सिद्दीकी को जिताना है। संदर्भ में प्रेस सम्मेलन में नेताओं ने ये बात कही। महागठबंधन से राजद प्रत्याशी अब्दुल बारी सिद्दीकी ने एक दिन पहले नामांकन किया और उनके समर्थन में भाकपा माले आज खुलकर सामने आया। वोट प्रतिशत बढ़ाने में हर संभव मदद और मीडिया से बात करते हुए भाकपा माले के आर.के. सहनी बैजनाथ यादव ने कहा कि राजद प्रत्याशी अब्दुल बारी सिद्दीकी को जिताने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। जो लोकसभा का चुनाव है वह साधारण चुनाव नहीं है। यह चुनाव सीधा सीधी फासीवाद और लोकतंत्र के बीच का चुनाव है। पिछले 5 साल का जो भाजपा सरकार का शासन रहा, मोदी सरकार का शासन रहा, वह हादसा आपदा साबित हुआ, क्योंकि उसने देश के लोकतंत्र को बर्बाद किया, देश के संविधान को तोड़ने की कोशिश की, समाज की जो गंगी जमनी संस्कृति थी, सामाजिक जो एकता था, उसको बर्बाद करने का काम किया, कि नफरत का बीज समाज में बोने का काम किया। मॉब लिंचिंग जैसी जघन्य घटनाएं उसने देश में घटाने का काम किया है। निश्चित रूप से जो महागठबंधन का उम्मीदवार है, जहां वामपंथी ताकतें खड़ी हैं, वहां वामपंथी उम्मीदवार को, कम्युनिस्ट पार्टी के उम्मीदवार को विजयी बनाया जाए और बाकी जगहों पर जो वामपंथ की पार्टियां खड़ी हैं, उनके जो उम्मीदवार हैं उनको विजयी बनाया जाए। दूसरी बात को समस्तीपुर में समर्थन देते हुए 34 जगहों पर महागठबंधन के उम्मीदवारों को समर्थन देने का फैसला लिया है। हम लोग दरभंगा में भाजपा को हराने के लिए पूरे दमखम के साथ, पूरी तत्परता के साथ हम महागठबंधन के उम्मीदवार को जिताने में हम लगेंगे। और कल ही दरभंगा जिला पार्टी कमेटी की बैठक में पूरी योजना बनाई गई है। जो है देश के अंदर जो सामाजिक अन्याय की जो ताकत है, जो अक़लियत के लोगों को, दलित लोगों को, आदिवासी लोगों को, कमज़ोर वर्ग के तबके पर जो लगातार अत्याचार हो रहा है, अन्याय हो रहा है, जुल्म हो रहा है, उसको हम आज इस चुनाव में शिकस्त देंगे। पारस ग्लोबल हॉस्पिटल ने शुरू की 1 घंटे की इमरजेंसी सेवा। दुविधा की जानकारी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर संदीप घोष, डॉक्टर पूजा और डॉक्टर अनुराग श्रीवास्तव ने संयुक्त रूप से दी। विश्व स्वास्थ्य दिवस के मौके पर पारस ग्लोबल हॉस्पिटल में हॉस्पिटल के यूनिक हेड संदीप घोष और चिकित्सक अधीक्षक डॉक्टर अनुराधा गोस्वामी ने 1 घंटे की निशुल्क इमरजेंसी सेवा की शुरुआत की। इमरजेंसी में आए मरीज का इलाज 1 घंटे तक मुफ्त में किया गया। सबसे ज्यादा क्या है कि जब भी किसी भी पेशेंट का कोई एक्सीडेंट होता है तो वो जो समय है जब वो हॉस्पिटल में एंटर करता है, उस समय से उसको स्टेबल करने तक जो समय होता है, उस समय को हम बचाना चाहते हैं। That's why we are launching this one. बहुत लोगों के दिमाग में ये कॉन्सेप्ट होता है कि बहुत पेशेंट के दिमाग में कि हम अगर वहां जाएंगे तो क्या चार्जेस होंगे, क्या होंगे, we can bear it or not. That is our reason कि let us save the life. Then you decide you want to be with us or not. बहुत ही नाजुक अंग है और इसमें ये केवल मांसपेशियों से बना है, इसमें हड्डी का कोई बहुत रोल नहीं है। तो और आंखों से ही व्यक्ति इस संसार को देख पाता है। तो इसमें 2 तरह से ट्रॉमा हो सकता है, 2 तरह से क्षति पहुंच सकती है। एक होता है जो आंखों के कॉस्मेटिक चीजों से हो और एक होता है अंदरूनी आंख की। कॉस्मेटिक से मतलब है कि आंख की पलक का कटना या फिर आंसू की नली का कट जाना नाक के हिस्से से। इन सबको ऑपरेशन के थ्रू जोड़ा जा सकता है। और क्योंकि चेहरे का एक बहुत ही अमूल्य अंग है आंख, और मरीज की अगर आंख अच्छी नहीं हो और वो देखने में थोड़ा सा उसे
अच्छा ना लगे तो वो डिप्रेशन के शिकार भी कई बार हो जाते हैं। दिक्कत आना और देखने में भी दिक्कत होना। ENT में भी 2 भाग में इसको बांटा जाए, कॉस्मेसिस और फंक्शनैलिटी। देखने में कैसा लग रहा है और मरीज को फंक्शनैलिटी वाइज उसको सांस लेने में कोई दिक्कत ना हो उस तरह से। तो जब कोई मरीज हमारे पास इमरजेंसी में आता है तो हमें डिसीजंस दोनों तरह से लेने होते हैं, भाई उसको देखने में भी अच्छा रहे आगे के लिए। और बात कंकाली मंदिर में चल रहे नवा की, जहां पूरा भक्तिमय माहौल से सराबोर हो गया है इलाका। रामबाग परिसर स्थित कुलदेवी मां कंकालिन के ऐतिहासिक मंदिर में चल रहे कंकालिन माई नामधुन संकीर्तन सा नवाह के चौथे दिन श्रद्धालुओं की भीड़ माता के दर्शन को उमड़ पड़ी। श्रद्धालुओं की भीड़ में शहर के आसपास के गांव के साथ साथ मधुबनी एवं आसपास के लोग भी काफी संख्या में जुट रहे हैं। कंकालिन के प्रति लोगों में अटूट श्रद्धा है और नवाह में जुटने वाली भीड़ आस्था और श्रद्धा की परिचायक है। कंकालिन मंदिर के प्रधान पुजारी राजीव कुमार झा ने बताया कि मंदिर की पूजा पद्धति पूर्व से ही निर्धारित है। कंकालिन मां की पूजा तंत्र पद्धति से ही सुबह और शाम की जाती है। 21 आचार्य लगातार मां की पूजा आराधना पाठ एवं हवन में लगे हैं। नवाह के कारण मां का पट 24 घंटे खुला रहता है। तो ये थे अब तक के समाचार, लेकिन विदा लेने से पहले एक नजर मुख्य समाचार। नामांकन के आखिरी दिन 6 नामांकन, अब तक उम्मीदवारों की संख्या हुई 17, अधिकतम 15 उम्मीदवार और 1 नोटा को ही जगह मिलती है एक ईवीएम में। समीक्षा में 1 से अधिक रद्द नहीं हुआ या 1 से अधिक नामांकन वापसी नहीं हुई तो दरभंगा संसदीय क्षेत्र में 2 ईवीएम से होंगे चुनाव। जूनियर डॉक्टरों की हड़ताल से दूसरे दिन भी हलकाल रहा दरभंगा मेडिकल कॉलेज अस्पताल, मरीज रहे परेशान। और सार पर मिथिला पेंटिंग मन मोह रहा है लोगों का, मतदाता जागरूकता में बन रहा है सहायक। इसके साथ ही दीजिए हमें इजाजत इस प्रसारण से। अगले प्रसारण में आपके क्षेत्र और आसपास की खबरों को समेटे होगी पुनः मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।